दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। और जिस देश की ताकत इतनी ज्यादा हो उस देश के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का लेवल भी सोचिए कितना सख्त होगा। पर सोचिए अगर एक दिन अचानक कुछ खतरनाक आतंकवादी व्हाइट हाउस पर हमला करके प्रेसिडेंट को ही अपने कब्जे में ले ले तो क्या होगा। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कुछ आतंकवादी पूरे व्हाइट हाउस को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिल्म का नाम है ओलंपस हैज फॉलन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी शुरू होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन एशर से, जो अपने बॉडीगार्ड माइक बैनी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। माइक उनका सिर्फ बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि एक बहुत करीबी दोस्त की तरह है। पहले वो यूएस आर्मी का एक एलिट कमांडो रह चुका है और बाद में सीक्रेट सर्विस का एजेंट। फिलहाल माइक का सबसे बड़ा फर्ज है प्रेसिडेंट की हिफाजत करना। आज प्रेसिडेंट एशर अपने परिवार के साथ एक चैरिटी इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। टाइट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। प्रेसिडेंट का छोटा बेटा कॉनर माइक को बहुत पसंद करता है। बचपन से ही उसका सपना है कि बड़ा होकर वो माइक जैसा एजेंट बने, इसीलिए वो जिद करके माइक की गाड़ी में ही बैठ जाता है। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय चैरिटी इवेंट के लिए रवाना होता है। मौसम बहुत खराब होता है, चारों तरफ बर्फ और तेज हवा। रास्ते में अचानक एक बड़ा सा पेड़ प्रेसिडेंट की गाड़ी के बिल्कुल सामने गिर जाता है। कॉन्वॉय फिसलकर एक दूसरे से टकरा जाती है और प्रेसिडेंट की गाड़ी एक पुल के किनारे लटक जाती है। माइक और बाकी बॉडीगार्ड्स तुरंत भागते हैं प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को बचाने के लिए। माइक सबसे पहले प्रेसिडेंट को बाहर निकालकर बचा लेता है, लेकिन जब तक वो फर्स्ट लेडी को बचाने की कोशिश करता तभी गाड़ी किनारे से फिसलकर सीधा नीचे गिर जाती है और फर्स्ट लेडी की मौत हो जाती है। प्रेसिडेंट इससे टूट जाता है। इस घटना के लगभग 1.5 साल बाद हम देखते हैं कि माइक अब प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड यूनिट से हटकर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा है। यह फैसला खुद प्रेसिडेंट ने लिया था, शायद पुरानी यादों से दूर रहने के लिए। लेकिन माइक अब तक उस रात को भूल नहीं पाया। वो हमेशा फर्स्ट लेडी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट एशर और उनके बेटे कॉनर को दिखाया जाता है। पत्नी की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया है। बच्चे के साथ वक्त बिताना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट होना मतलब काम, मीटिंग और जिम्मेदारी। कुछ ही देर बाद वो एक इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में शामिल होते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशन अपने चरम पर है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मिस्टर ली ने अमेरिका से मदद मांगी है, इसीलिए वो शाम को प्रेसिडेंट ली के साथ एक अर्जेंट मीटिंग रखते हैं। शाम होते ही प्रेसिडेंट ली अमेरिका पहुंच जाते हैं और उनका कॉन्वॉय व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। उसी वक्त आसमान में एक एयरक्राफ्ट को वॉशिंगटन डीसी की तरफ तेजी से आते हुए देखा जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट ली व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, सिक्योरिटी हेड रोमा उन्हें सिक्योर एरिया की तरफ ले जाती है। यहीं हम मिलते हैं कोरियन सिक्योरिटी एजेंट पार्क से और साथ ही अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट डेविड से, जो पहले माइक के साथ ही प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का हिस्सा था। दो प्रेसिडेंट अपने मीटिंग शुरू ही करते हैं कि तभी खबर आती है वो एयरक्राफ्ट रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस को तोड़कर डीसी में घुस गया है। दो यूएस फाइटर जेट्स उसे रेडियो पर वार्न करते हैं कि वो प्लेन तुरंत लैंड करे और सरेंडर करे, लेकिन जवाब में एयरक्राफ्ट से सीधा मशीन गन फायर होता है। दोनों फाइटर जेट्स कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट सीधा व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। इस इमरजेंसी अपडेट के मिलते ही रोमा तुरंत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और प्रेसिडेंट ली को नीचे 150 मीटर डीप न्यूक्लियर रेजिस्टेंट बंकर की तरफ ले जाती है। पर एयरक्राफ्ट व्हाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर पहुंचते ही नीचे गोलियों की बारिश करना शुरू कर देता है। इसी वक्त माइक ट्रेजरी ऑफिस में होता है। बाहर से आने वाली आवाजें सुनते ही वो खिड़की की तरफ दौड़ता है और जो देखता है वो किसी खौफ से कम नहीं था। हर तरफ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जमीन पर लाशें और व्हाइट हाउस पर एक खतरनाक हमला शुरू हो चुका था। प्लेन अपना फायरिंग जारी रखता है। ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत 2 पावरफुल मिसाइल्स लॉन्च करता है, लेकिन प्लेन से फ्लेयर छोड़े जाते हैं, जिसके वजह से दोनों मिसाइल्स हवा में ही फट जाते हैं। अब प्लेन सीधा व्हाइट हाउस को टारगेट बनाकर गोलीबारी करना शुरू कर देता है। तभी अमेरिकन एयरबेस से एक
एक और फाइटर जेट को इमरजेंसी लॉन्च किया जाता है। कुछ ही मिनट बाद फाइटर जेट उस दुश्मन प्लेन तक पहुंच जाता है। टारगेट लॉक होते ही एक मिसाइल छोड़ा जाता है जो सीधा प्लेन को हिट कर देता है और प्लेन जोर का धमाका करते हुए नीचे क्रैश हो जाता है। प्रेसिडेंट अभी तक अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, शायद वो व्हाइट हाउस के अंदर ही कहीं छुपा हुआ था। प्रेसिडेंट तुरंत अपने बेटे की तलाश शुरू करने का ऑर्डर देते हैं और पूरे शहर की पुलिस और मिलिट्री को हाई अलर्ट पर डाल देते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर हालत और खराब होने लगते हैं। तभी एक बस में अचानक एक भयानक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही सिक्योरिटी वहां दौड़ पड़ती है। इसी के बीच भीड़ में मिले कुछ आतंकवादी अपने ऊपर बंधे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे व्हाइट हाउस का पहला बैरिकेड पूरी तरह उड़ जाता है और फिर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम के रूप में तैनात कोरियन गार्ड्स अचानक अमेरिकन गार्ड्स पर गोली चला देते हैं। वो एक के बाद एक सभी को मार गिराते जाते हैं। भीड़ में छुपे कुछ और कोरियन आतंकवादी आरपीजी और मशीन गन के साथ व्हाइट हाउस पर टूट पड़ते हैं। उनका असली इरादा था व्हाइट हाउस को कब्जा करना। धीरे धीरे वो सिक्योरिटी को खत्म करते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ज्यादा सिक्योरिटी मेंबर्स मारे जाते हैं क्योंकि किसी को भी ऐसे अटैक की उम्मीद नहीं थी। अंदर बंकर में भी हालत बिगड़ चुके होते हैं। यहाँ पता चलता है कि डेविड यूएस प्रेसिडेंट का पुराना सिक्योरिटी ऑफिसर इस पूरे गद्दारी में शामिल था। उसने ही आतंकवादी को व्हाइट हाउस तक पहुंचने में हेल्प की है। सारे सिक्योरिटी को मारकर आतंकवादी प्रेसिडेंट और उनकी टीम को बंदी बना लेते हैं। उनके साथ एक कोरियन हैकर भी होता है जो व्हाइट हाउस के हाई सिक्योरिटी डिजिटल सिस्टम को हैक कर लेता है और यूएस सर्वर्स को अपने कब्जे में ले लेता है। व्हाइट हाउस के बाहर माइक छुपकर एक एक करके आतंकवादी को खत्म करने लगता है, लेकिन वो अकेला था और आतंकवादी की संख्या बहुत ज्यादा। पेंटागन को जैसे ही खबर मिलती है वो तुरंत हेवी अमेरिकन फोर्सेस भेजते हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगने वाले होते हैं। इसी बीच कई बड़े ट्रक्स व्हाइट हाउस के सामने रुक जाते हैं। आतंकवादी पोजीशंस लेते हैं और ट्रक्स पर लगे हेवी मशीन गन से व्हाइट हाउस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करता है। आतंकवादियों ने मेन गेट को उड़ाकर व्हाइट हाउस के अंदर आते हैं। माइक अपने दो बचे हुए साथियों के साथ भीतर घुस जाता है, लेकिन वो दोनों भी मर जाते हैं। आतंकवादी बहुत सारे हथियार और एक्सप्लोसिव्स लेकर अंदर फैल जाते हैं। ये सब देखकर लगता है कि ये 1 सालों से तैयार की हुई प्लानिंग थी, वरना दुनिया की सबसे महफूज जगह व्हाइट हाउस को कब्जा करना नामुमकिन है। धीरे धीरे वो पूरे व्हाइट हाउस पर अपना कब्जा जमा लेता है। कमांडो फोर्सेस पहुंच तो जाती है, लेकिन तब तक व्हाइट हाउस पूरी तरह नॉर्थ कोरियन आतंकवादी के कब्जे में जा चुका होता है। ये खबर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। तभी व्हाइट हाउस से पेंटागन को एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली को दिखाया जाता है और सबकी आंखों के सामने आतंकवादी उसका सर उड़ा देते हैं। यहीं पर हम टीम के मुखिया कैंग से मिलते हैं, जो इस अटैक का मास्टरमाइंड था। कैंग डिमांड करता है कि यूएस आर्मी को व्हाइट हाउस से पीछे हटा लिया जाए। जब जनरल मना करते हैं, आतंकवादी एक और होस्टेज को मार देते हैं और कहता है कि प्रेसिडेंट और सभी को मार दिया जाएगा। मजबूरन जनरल को बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ माइक छुपते छुपाते सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। वहां एक आतंकवादी को मारकर सीसीटीवी सिस्टम का एक्सेस वापस अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो कैमरास को टेम्पोरली बंद कर देता है ताकि आतंकवादियों को पता न चले कि वो बिल्डिंग के अंदर है। इसी दौरान पेंटागन में यूएस स्पीकर ट्रम्बल पहुंच चुके होते हैं। पेंटागन में पहुंचते ही सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन स्पीकर ट्रम्बल को बताती है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही वर्तमान स्थिति में अपना काम करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्रम्बल ही अब एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन चुके हैं। ये सुनते ही ट्रम्बल बिना देरी किए जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और सीनियर ऑफिशियल से पूरे क्राइसिस के बारे में डिटेल्स लेना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ माइक धीरे धीरे व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट के प्राइवेट ऑफिस तक पहुंच जाता है। वहां एक लॉकर में एक स्पेशल इमरजेंसी सैटेलाइट फोन रखा होता है, जो सिर्फ पेंटागन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। क्योंकि माइक पहले प्रेसिडेंट का सबसे करीबी पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुका था, इसीलिए उसे पता था कि ये फोन कैसे ऑपरेट किया जाता है। माइक सैटेलाइट फोन के जरिए
लिए पेंटागन को कॉल लगाता है। कॉल कनेक्ट होते ही माइक अपना पर्सनल सीक्रेट ऑथेंटिकेशन कोड बताता है। लिम तुरंत ट्रम्बल को समझाती है, माइक हमारे सबसे अच्छे एजेंट्स में से है, प्रेसिडेंट के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। व्हाइट हाउस के अंदर अब सिर्फ एक ही आदमी है जो प्रेसिडेंट को बचा सकता है और वो माइक ही है। लिम की बात सुनकर ट्रम्बल तुरंत माइक को मिशन पर असाइन कर देता है। वो माइक को ऑर्डर देते हैं, किसी भी तरह प्रेसिडेंट बेंजामिन को ढूंढकर सुरक्षित बाहर निकालो। उनकी बात खत्म होते ही कैंग फिर से पेंटागन को वीडियो कॉल करता है। इस बार वो खुलकर अपनी डिमांड्स रखता है। अमेरिका तुरंत जापान के समुद्र से अपना 7th फ्लीट हटा ले और साउथ कोरिया की मदद के लिए भेजे गए अमेरिकन ट्रूप्स को वापस बुला ले। ये सारे डिमांड्स मानना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जैसे ही यूएस फोर्स पीछे हट जाती, नॉर्थ कोरिया तुरंत साउथ कोरिया पर अटैक कर देता। कैंग कहता है उनके पास सिर्फ एक दिन है, वरना वो प्रेसिडेंट बेंजामिन और बाकी हॉस्टेजेस को मार डालेगा। ट्रम्बल हैरान रह जाता है। काफी देर तक चुप रहकर वो फैसला करता है कि पहला काम होगा अमेरिका के न्यूक्लियर साइट्स को सिक्योर करना, फिर रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस के लीडर्स को सिचुएशन के बारे में बताना और साथ ही अमेरिकन पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सच बताना। उधर बंकर में कैंग यूएस एडमिरल नथान को पकड़कर उसका न्यूक्लियर एक्सेस कोड मांगता है। कैंग एडमिरल को टॉर्चर करके कोड निकाल ही लेता है और 3 में से पहला कोड एक्टिवेट भी कर देता है। ट्रम्बल माइक को बताता है कि आतंकवादी न्यूक्लियर एक्सेस के तीनों कोड्स हासिल करने की कोशिश में है। 2 कोड्स उनके पास पहुंच चुके हैं, बस एक जो प्रेसिडेंट के पास है वो नहीं मिला। शायद इसीलिए वो प्रेसिडेंट के बेटे कॉनर को ढूंढ रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट पर प्रेशर डाल सके। ट्रम्बल कॉनर को सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन माइक को देता है, क्योंकि व्हाइट हाउस की एक एक सीक्रेट जगह माइक जानता है। दूसरी तरफ सीसीटीवी बंद होने के बावजूद कैंग पूरी रिकॉर्डिंग्स देखकर समझ जाता है कि माइक व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट की आंखों में उम्मीद आ जाती है, क्योंकि वो माइक को अच्छी तरह जानता है। जब माइक यहाँ है, मेरे बेटा सेफ रहेगा, वो सोचता है। कैंग तुरंत अपने लोगों को माइक को ढूंढकर मारने के लिए भेज देता है। इधर माइक प्रेसिडेंट के बेडरूम में पहुंचता है। उसे पता था कि कॉनर सिर्फ एक ही जगह छुप सकता है, बेडरूम की सीक्रेट चेंबर में। माइक जैसे ही सीक्रेट रूम खोलता है, कॉनर एक कोने में डरकर बैठा मिलता है। माइक को देखते ही वो चिपक जाता है। आतंकवादी भी बेडरूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉनर और माइक उनकी नजर से बच जाते हैं और माइक वहां से कॉनर को लेके निकल जाता है। माइक पेंटागन को रिपोर्ट देता है कि कॉनर अब पूरी तरह सेफ है। वो व्हाइट हाउस के साउथ साइड वाले वेंटिलेटर से बाहर निकलने वाला है। उसकी सिक्योरिटी के लिए कमांडो टीम को वेंटिलेटर के एग्जिट पॉइंट पर तैनात कर दिया जाता है। धीरे धीरे अंधेरे में कमांडो टीम वेंटिलेटर के पास पहुंचती है और कॉनर को रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा काम अब भी बाकी था। प्रेसिडेंट अब भी आतंकवादी के कब्जे में थे, इसीलिए माइक अब पूरी ताकत लगाकर प्रेसिडेंट को बचाने की तैयारी शुरू कर देता है। व्हाइट हाउस के एक कोने में माइक 2 आतंकवादी को दबोच लेता है और उनमें से एक को मार देता है। फिर दूसरे से पूछता है कि इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है। वो डर से कांपने लगता है और सब कुछ उगल देता है। उसके हिसाब से इन सब के पीछे एक आदमी है, कैंग, जो KUF नाम की एक ग्रुप का लीडर है। उनका मकसद होता है किसी भी देश की सरकार को तोड़कर उसे कमजोर बना देना। कई बड़े हमले के पीछे भी इनका हाथ रहा है। जब कैंग को पता चलता है कि कॉनर व्हाइट हाउस से बाहर निकल चुका है और अंदर उसके आदमी मर रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे माइक का हाथ है। तुरंत वो अपने राइट हैंड डेविड को माइक को खत्म करने के लिए भेज देता है और फिर कैंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रूथ को टॉर्चर करता है ताकि वो अपना कोड बता दे। रूथ जान देने को तैयार होती है, पर कोड बताने को नहीं। पर प्रेसिडेंट बेंजामिन उसकी हालत देखकर मजबूरी में उसे अपना कोड देने का ऑर्डर देते हैं। प्रेसिडेंट के कहने पर रूथ कोड दे देती है। अब एक ही कोड बाकी था, प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट कह देता है कि जान चली जाए लेकिन कोड नहीं देगा। दूसरी तरफ फिलहाल माइक को यह पता नहीं था कि डेविड असल में कैंग का ही आदमी है। घबराहट में डेविड बोल बैठता है कि वो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और कैंग के यूएस विजिट का इंचार्ज था। ये सुनकर माइक के होश उड़ जाते हैं। माइक को तुरंत समझ आ जाता है कि डेविड धोखेबाज है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर डेविड माइक के सामने टिक नहीं पाता। माइक उसे बुरी तरह गिरा देता है, बंदूक उसके
सर पर रखकर कैंग को कॉल करने बोलता है। डेविड बोलता है कि उसने माइक को मार दिया है और ये बोलते ही माइक उसका काम तमाम कर देता है। इधर जनरल एडवर्ड्स 6 हेलीकॉप्टर्स कमांडोज के साथ व्हाइट हाउस की तरफ भेज देते हैं। माइक तक ये न्यूज़ पहुंचती है और वो तुरंत इसे रोकने के लिए कहता है। कैंग तुरंत ऑटोमेटिक मशीन गन एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स छत के ऊपर पहुंचते हैं, मशीन गन उन्हें लॉक कर लेती है और फायरिंग शुरू कर देती है। इस गोलीबारी में 5 हेलीकॉप्टर्स तबाह हो जाते हैं और एक कंट्रोल खोकर सीधा छत पर क्रैश हो जाता है। माइक एक आरपीजी से उस गन को उड़ा देता है। इसी दौरान कैंग दोबारा वीडियो कॉल करके स्पीकर ट्रम्बल को धमकाता है। वो सबके सामने वाइस प्रेसिडेंट को गोली मार देता है और बोलता है कि 1 घंटे के अंदर एक हेलीकॉप्टर भेजो, नहीं तो अगले नंबर प्रेसिडेंट का होगा। पेंटागन समझ जाता है कि कैंग सच में प्रेसिडेंट को मार देगा, इसीलिए वो मजबूरी में उसकी बात मान जाते हैं। बाहर मीडिया के सामने कैंग सेक्रेटरी रूथ को मारने की तैयारी करता है। सारे न्यूज चैनल्स लाइव कवरेज चला रही होती है। सोल्जर्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रेसिडेंट अभी भी उनके कब्जे में था। हेलीकॉप्टर जैसे ही व्हाइट हाउस के ऊपर लैंड करने की कोशिश करता है, कैंग के लोग सभी को एक जैसे काले कपड़े पहनाकर बाहर ले आते हैं। क्योंकि सभी एक ही यूनिफॉर्म में थे, इसलिए स्नाइपर टीम ये बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती कौन सा आदमी प्रेसिडेंट है। पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है, एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हेलीकॉप्टर हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सबको लगता है कि प्रेसिडेंट भी इसी ब्लास्ट में मर गए। पेंटागन में एकदम सन्नाटा छा जाता है, लेकिन माइक जानता था कि प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा होंगे। उसे यकीन होता है कि कैंग ने सबको गुमराह कर रहा है। माइक बिना वक्त गवाए सीधा बंकर की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने अपने कोड नहीं दिया था, पर फिर भी कैंग एक्सेस हासिल कर चुका था। इस कोड के एक्टिवेट होते ही अमेरिका में जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, सभी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता। मतलब पूरा देश कुछ ही घंटों में तबाह हो जाता। ये खबर पेंटागन में पहुंचते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इसी बीच कैंग प्रेसिडेंट को साथ लेकर बंकर से निकलने लगता है। तभी सामने से माइक उन पर हमला कर देता है। गोलीबारी के दौरान एक गोली प्रेसिडेंट के पेट में लग जाती है और वो गिर पड़ते हैं। माइक बिना रुके कैंग के लोगों को एक एक करके खत्म करने लगता है। आखिर में माइक और कैंग के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होता है और आखिर में माइक एक चाकू कैंग के सर में घुसाकर उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी मुश्किल बाकी थी, न्यूक्लियर सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकना। काउंटडाउन खत्म होने में कुछ ही सेकंड्स बचे थे। माइक तुरंत बंकर के सिस्टम से पेंटागन को कॉल करता है और डीएक्टिवेशन कोड मांगता है। जनरल उसे कोड भेज देते हैं और माइक लास्ट सेकंड में जाकर पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। कुछ देर बाद माइक जख्मी प्रेसिडेंट को लेकर बंकर से बाहर आता है। बाहर उनका बेटा कॉनर और माइक की वाइफ दोनों उन्हें सही सलामत देखकर रो पड़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।